जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 28 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 28 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 28 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 5.5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 8.5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 7.5 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 4.8 न्यूटन। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस टाइप का प्रश्न आपने पीछे के सेशन में अच्छे से करवाया है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है। आप कहेंगे गुरुजी 5 kg है। अच्छा, इस वस्तु पर क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे कोई F स्थिर बल कार्य कर रहा है। और जब ये F स्थिर बल इस 5 kg की वस्तु पे कार्य कर रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि इसका वेग जो पहले 4 मीटर पर सेकंड था वो बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 7 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका ये स्थिर बल है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग बल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? आप कहते हैं F = ma यूज़ करते हैं, जहाँ पे A क्या है? आप कहते हैं वस्तु का त्वरण, M क्या है? आप कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी A = हम लोग पढ़ते हैं V - u/t। A = हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं? V - u/t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं त्वरण बोला जाता है। तो ये जो V है ये क्या है? अंतिम वेग है। U क्या है? प्रारंभिक वेग है। तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि गुरुजी अगर A = V - u/t हम लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि F = हो जाएगा m × V - u/t। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 kg के वस्तु पर जब कोई F स्थिर बल कार्य करता है तब उसके वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो आप जरा सा हमको ये बताइए कि यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है। आप कहेंगे गुरुजी पहले 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बल लगने के बाद कितना वेग हो जा रहा है इसका? 7 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग u कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और समय आपको कितना दिया हुआ है? तो सर समय कहा जा रहा है कि ये सारा परिवर्तन जो है वो 2 सेकंड में हो जा रहा है। कितना देर में हो जा रहा है? 2 सेकंड में हो जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो हम सभी कह सकते हैं कि मास के जगह जो है वो 5 रख देते हैं और v के जगह जो है वो 7 मीटर पर सेकंड रख देते हैं, u के जगह हम लोग 4 रख देते हैं और समय के जगह क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ मतलब गुना में है, ये हो जाएगा 5 × 15 अब बटा 2। सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7.5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्थिर बल 5 kg के वस्तु पे 2 सेकंड के लिए लग रहा है और वो उसके वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है तो जो बल है उसका परिमाण कितना है? आप कहेंगे 7.5 न्यूटन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन से धातु का जो ऑक्साइड होगा वो उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण होगा। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी आंसर हम लोगों ने क्लिक कर दिया है, तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 3। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो N2 का मॉलिक्यूल्स है, इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा। मेरे मित्र आसानी से पता चल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिक कंसेप्ट याद रखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई भी तत्व सिंगल रूप में मिले, इस तरह से लिखा हुआ मिले, जैसे ये आपका क्या है, आप कहेंगे गुरुजी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या परमाणु या अणु। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी तत्व जब आपका सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ रहे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, कहीं पे ऑक्सीजन लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे आपका एल्युमिनियम लिखा हुआ मिल जाए, तो इस तरह से कहीं पे भी लिखा हुआ मिलेगा। आप समझ आना ये क्या है, ये सब परमाणु है। क्या है, परमाणु है। और कोई भी तत्व आपका N2, O2, Cl2 इस फॉर्म में मिले तो आप समझ जाना कि वो क्या है, उस तत्व का अणु है। क्या है, अणु है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि अणु का निर्माण कैसे होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी व्हेन द टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मतलब जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब ये किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो दो परमाणु आपस में जुटता है तो उसको जुटने के लिए क्या चाहिए होता है, तो कोई ना कोई बंधन चाहिए होगा। और सर दो परमाणु आपस में जिस बॉन्ड के साथ जुटता है उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक बॉन्ड बोला जाता है, यानी कि परमाणु बंधन बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि अणु आपका तभी फॉर्म होगा जब दो एटम आपस में जुटेंगे, और जब दो एटम आपस में जुटेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक बॉन्ड, यानी कि परमाणविक बंधन कहेंगे। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी परमाणविक बंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सरल तौर पे कहते हैं कि एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप कहते हैं गुरुजी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ जुट करके बॉन्ड बनाता है तब तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके बॉन्ड बनाता है तब उसको सहसंयोजी बंधन बोला जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारा N2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो नाइट्रोजन का जो पहला परमाणु है उसके वैलेंसी को मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु है उसके वैलेंसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब N2 मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसमें नाइट्रोजन के जो परमाणु होते हैं वे अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, साझा करते हैं, यानी कि ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो जाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के साझा होने से बन रहा है, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हो रहा है। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हो रहा है। और इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड होगा, यानी कि आबंध होगा या फिर बंधन होगा, वो कौन सा होगा, आप कहेंगे सहसंयोजी होगा। कौन सा होगा, सहसंयोजी होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो आप सभी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे कि पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, सिंगल बोले तो एकल सहसंयोजी बंधन, दूसरा आपका द्विक सहसंयोजी बंधन, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी बंधन, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आप कहेंगे गुरुजी इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल्स की तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और ये जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि एकल सहसंयोजी बंधन कहलाता है। सबसे मेन चीज आप सभी क्या देख रहे हैं कि गुरुजी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों परमाणु जो है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इसका दोनों ही साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन आपस में जुट करके क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब साफ है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। यानी कि जब दो परमाणु के द्वारा
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जाएगा, तो बॉन्ड बनने में तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? आप कहेंगे गुरुजी 2। मतलब साफ है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाया जाए तब जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को बनने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन की जरूरत कितनी होगी? आप कहेंगे 2 की जरूरत होगी। कितनी की जरूरत होगी? 2 की जरूरत होगी। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ने O2 मॉलिक्यूल्स जरूर देखा होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और जब ये साझा करते हैं तब ये यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? आप कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये बताओ कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म होने में यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी पहला परमाणु जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है और दूसरा परमाणु भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। मतलब ये हुआ कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और जब आप बात करेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने यहाँ पे दिखाया है कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है। ये वैलेंसी क्या है जो यहाँ पे 3 है, वो किसको बता रहा है? आप कहेंगे सर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का साझा किया जा रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका भी, और साझा होकर के ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तो आप कह रहे हैं कि गुरुजी ये तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लगा है? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। तो आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु भार, दूसरा ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, और चौथा ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि जब भी हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि किसी एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में जितने भी तत्व मौजूद हैं उन सभी का क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आवर्त सारणी में तत्वों का वर्ग निर्धारण करती है। क्या करती है? वर्ग निर्धारण करती है। और हम सभी क्या कहते हैं कि किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व मिलेंगे उन सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगी? समान होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें वर्ग 1 के कुछ तत्वों की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पहला जो है वो हाइड्रोजन आता है, फिर क्या आता है? तो सर लिथियम आता है, फिर क्या आता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी सोडियम आता है, और फिर क्या आता है? तो आप कहते हैं पोटेशियम आता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 1 होगा। और इसका मास कितना होगा? आप कहेंगे 1 ही होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर आप कहिएगा 3 होगा, और इसका मास आप कहेंगे 7 होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, मास कितना होगा? 23 होगा। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप कहेंगे 19 होगा, और इसका मास कितना होगा? आप कहेंगे 39 होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये एक ही वर्ग में उपस्थित है,
लेकिन आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी में जो आपको कॉमन चीज मिलेगा वो क्या होगा, तो वो होगा कि इन सभी की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी वो कितनी होगी, एक होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एक होगी। क्योंकि इन सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसीलिए आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, आप कहेंगे वर्ग एक में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग एक में पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग आवर्त सारणी में किसी वर्ग विशेष में मौजूद सभी तत्वों की बात करते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज सेम रहता है, और वो चीज क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो आवर्त सारणी में उसके वर्ग को निर्धारित करता है, यानी कि ग्रुप को जो है डिसाइड करता है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है, आप कहेंगे समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में परमाणु भार दिया हुआ है, तो ये बताओ कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु भार क्या होगा। भाई देख लीजिए, पहला आपका 1 है, दूसरा 7, तीसरा 23, और चौथा आपका 39। परमाणु भार क्या हो रहा है, आप कहेंगे बढ़ रहा है। आपका दूसरा ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, तो ये भी याद रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि परमाणु त्रिज्या पे परमाणु का आकार डिपेंड करता है। परमाणु का त्रिज्या बड़ा होगा, परमाणु आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, परमाणु का आकार भी क्या होगा, छोटा होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, और जिस वजह से परमाणु का जो आकार होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में परमाणु क्रमांक भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सभी देख रहे हैं कि आपका जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 1 है, और दूसरे का 3, तीसरे का 11, और चौथे का क्या है सर, 19। मतलब परमाणु क्रमांक भी क्या हो रहा है सर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है दहन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, और चौथा ऑप्शन है उदासीन। क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो रहे होंगे और बहुत सारे मित्र अलग अलग आंसर ढूंढ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, किसकी बात करते हैं सर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसको क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो आप क्या कहेंगे कि ऊष्मा भी तो एक तरह से गर्मी ही है, तो क्या हमारा आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। मेरे मित्र गलत हो जाएगा। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा मुक्त होती है, हीट मुक्त होती है, लाइट आपका प्रोड्यूस नहीं होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा मुक्त होती है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप में से कुछ मित्रों का दिमाग यहाँ पे दौड़ रहा है तो आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे सर, डिक्लाइन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये बताओ कि फिर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मुक्त हो उसको क्या कहेंगे। जरा सा आप हमको ये बताइए कि जब भी आप किसी लकड़ी वगैरह को या किसी अन्य फ्यूल सब्सटेंसेस को जलाते हो तो आपको क्या मिलता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर धधरा होगा। धधरा से क्या होगा, चारों तरफ रोशनी होगा। यानी कि जब आप किसी भी लकड़ी या किसी अन्य फ्यूल को बर्न करते हो, जलाते हो, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है, तो गुरुजी हीट भी मिल रहा है और लाइट भी मिल रहा है। और कोई भी चीज आपका कब जलेगा, आप कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। क्यों, क्योंकि हर एक चीज के दहन का पोषक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है।
तो भाई मेरे, जो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जल करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, उस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में इसे ही दहन अभिक्रिया बोला जाता है। केमिस्ट्री में इसे ही क्या बोला जाता है? दहन अभिक्रिया बोला जाता है। तो आपके घरों में जो खाना बनता है लकड़ी पे, वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? दहन अभिक्रिया होती है। ठंड के दिन में जो आप अलाव जलाते हैं, वहाँ पे जो आप लकड़ी जला रहे होते हैं अलाव के रूप में, वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दहन अभिक्रिया हो रही होती है। आपके घरों में जो एलपीजी बर्न होता है, वहाँ पे भी कौन सी अभिक्रिया हो रही होती है? दहन अभिक्रिया हो रही होती है। मतलब साफ है कि दहन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। जिसमें क्या होता है? ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी इस अभिक्रिया का केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है? तो मेरे मित्र, अगर आप CH4 यानी कि मीथेन को 2O2 में यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में बर्न करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ 2H2O मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा, और क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। और ये अभिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? आप कहेंगे दहन अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि कंबसन रिएक्शन कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा मुक्त होती है, प्रकाश नहीं। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दहन होने के लिए क्या चाहिए है? तो सर ऑक्सीजन चाहिए है। ये CH4 के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो सर किसी भी चीज में या किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुटता है तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका दहन अभिक्रिया है, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, आप क्या कहेंगे? दहन अभिक्रिया कहलाती है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो ऊष्माशोषी भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी का जस्ट उल्टा होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रही होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। जबकि ऊष्माशोषी में क्या होता है? तो अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में उदासीन अभिक्रिया भी दिया हुआ है। तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन द एसिड रिएक्टेड विथ बेस, व्हेन द एसिड रिएक्टेड विथ बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तब ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। और ये अभिक्रिया आपका कैसा होता है? आप कहते हैं उदासीन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। ऑप्शन दिया हुआ है उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, और चौथा ऑप्शन है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आप कहेंगे गुरुजी ये बताओ कि ये सरल आवर्धक ग्लास क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ने देखा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखना है आपको सिर्फ कि सरल आवर्धक ग्लास को हम लोग सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आप कहेंगे ये होता कैसा है? मेरे मित्र पिक्चर आप सभी देख पा रहे होंगे। पहले आपको ज्योमेट्री बॉक्स में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता था और आप सभी क्या कहते थे कि गुरुजी जब इससे यानी कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी छोटे अक्षर को हम लोग देखते थे तो वो क्या हो जाता था? तो बड़ा हो जाता था। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका सरल आवर्धक ग्लास है इसका यूज़ बेसिकली क्या किस में किया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे पढ़ने में किया जाता है या फिर नक्शा वगैरह को देखने में किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सरल आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई वाले, सरल आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। छोटी फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सरल आवर्धक ग्लास में निम्न में से क्या शामिल है? आप कहेंगे छोटी फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस शामिल है। तो
तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका सरल आवर्धक ग्लास है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको कभी कभी बर्निंग ग्लास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्निंग ग्लास भी बोला जाता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको बर्निंग ग्लास क्यों बोला जाता है? तो मेरे मित्र आप सबों ने बचपन में इस चीज को जरूर एक्सपेरिमेंट करा होगा कि जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में ये सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता था उसको आप क्या करते थे? तो उसको आप सन के किरण के डायरेक्शन में रखते थे और साथ ही यहाँ पे एक हाथ से ऐसे पकड़ते थे और यहाँ पे एक पेपर रखते थे और आप क्या देखते थे कि जो लेंस से होकर के सनलाइट पास होती थी वो पेपर के किसी एक बिंदु पर जाकर के क्या होती थी? तो सर एकत्रित हो जाती थी और कुछ देर के बाद उसमें क्या हो जाता था? तो सर आग लगना शुरू हो जाता था। चूंकि ये जो आपका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है इस पे क्या हो रहा था कि जो सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी वो क्या थी? सबके सब पैरेलल थी, क्योंकि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है? आप कहते हैं समांतर होती है। और जब समांतर किरणें उत्तल लेंस पे पड़ रही थी तो वो सभी किरणों को क्या कर रहा था? तो एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित कर दे रहा था और यहां पे क्या हो रहा था? तो सर हीट भी केंद्रित हो रहा था और इसीलिए जो आपका पेपर था वो जलना शुरू कर देता था या जलना शुरू हो जाता था और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बर्निंग ग्लास भी बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका उत्तल लेंस है ये क्या होता है? तो अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सरल आवर्धक ग्लास में निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाई जाती है? तो आप कहेंगे सर उत्तल लेंस तो हमको याद रहेगा। उत्तल लेंस खाली याद ना रखना होगा, ये अभिसारी लेंस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सरल आवर्धक ग्लास में जो उत्तल लेंस उपयोग में लाई जाएगी उसकी फोकल लंबाई क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 × 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या है। बताइए न बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। हम सबों को अच्छे से मालूम है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में जो कण होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि CO2 के 3.0115 × 10⁻23 कण में CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? CO2 के अणु की संख्या क्या होगी हमको ये बताना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये करा जाए कि जरा सा ये बताओ कि एक अणु CO2 में टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग एक अणु CO2 की बात करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अणु CO2 में 6.022 × 10⁻23 कण होगा। कितना कण होगा? 6.022 × 10⁻23 कण होगा। मेरे मित्र क्या हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं? 6.022 × 10⁻23 इक्वल टू एक अणु CO2। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लीजिए सर। मेरे मित्र क्या हम लोग यहाँ से एक कण, ये हमारा क्या है? तो सर कण है, तो क्या हम एक कण इक्वल टू 1/6.022 × 10⁻23 अणु बोल सकते हैं? किसका? तो CO2 का। आप कहेंगे काहे नहीं बोल सकते हैं सर? मेरे मित्र जब आपको ये मालूम चल गया कि CO2 के एक कण में इतना अणु होंगे तो आपको ये मालूम ना चलेगा कि CO2 के इतना कण में कितना अणु होंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जितना एक का है उसको इससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप ये कह रहे हो कि एक कण इक्वल टू 1/6.022 × 10⁻23 अणु किसका? CO2 का, तो हम लोग ये कह सकते हैं इसीलिए 3.0115 × 10⁻23 कण इक्वल टू
1/6.022 इंटू 10⁻23 और गुना में क्या आ जाएगा 3.0115 इंटू 10⁻23। ये 10⁻23 और ये 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बच रहा है, तो गुरुजी हमारा बच रहा है यहाँ पे 3.0115 बटा 6.022। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। क्या हो जाएगा 1/2 जो कि हो जाएगा आपका 0.5। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि CO2 के 3.015 इंटू 10⁻23 कण में CO2 के अणु की संख्या है, आप कहेंगे CO2 के अणु की संख्या 0.5 है और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी पहले ही ऑप्शन में 0.5 दिया हुआ है तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इतना ढड्ढर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना होगा, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि कोई भी पदार्थ हो उसके एक परमाणु या एक अणु में जो टोटल कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये 6.022 है इसका आधा आपको ना लगता है कि 3.0115 है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो भाई मेरे हम लोग तो यहाँ पे सीधे कह सकते थे कि जब हमसे ये पूछा गया कि CO2 के 3.0115 इंटू 10⁻23 कण में CO2 के अणु की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक अणु में इतना होगा और कहीं ना कहीं ये आधा है, तो हम कह सकते हैं कि CO2 का जो 0.5 अणु होगा उसमें टोटल कणों की संख्या कितनी होगी, तो इतनी होगी। तो आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे क्या करते हैं आंसर को टिक करते हैं। लेकिन कंसेप्ट होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आगे से फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे और इस क्वेश्चन को ही नहीं इस टाइप का कोई और भी होगा तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा ऑप्शन है डिंब वाहिनी, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय और चौथा ऑप्शन है योनि। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गर्भाशय के मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के चलते क्या होता है, तो बच्चा पैदा होता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ध्यान में रखिएगा कि प्रसव पीड़ा किसके चलते होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गर्भाशय के जो मांसपेशी होते हैं उसी में संकुचन के चलते प्रसव पीड़ा भी होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। पहला ऑप्शन है पार अनुभाग का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है कूलम्ब और चौथा ऑप्शन है लंबाई। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये कुछ इस तरह का होता है। और हम सभी क्या कहते हैं कि जो प्रतिरोध है ये प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण होता है। प्रतिरोध क्या है, तो प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण है, चालक पदार्थ का गुण है जो चालक से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध करता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर ये हमारा कोई चालक तार है, अगर ये हमारा AB कोई चालक तार है तो इस तार का भी क्या होगा, तो सर R होगा, प्रतिरोध होगा। और हम सभी क्या कहेंगे कि ये जो प्रतिरोध होगा वो चालक तार के लंबाई L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग क्या कहते हैं कि जो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध भी घटेगा। और फिर क्या कहते हैं कि जो प्रतिरोध होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं।
तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a। क्या होता है? 1/a। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, तो आप कहेंगे वो उस चालक पदार्थ का गुण है जो उससे प्रवाहित धारा का क्या करती है? विरोध करती है। और ये जो प्रतिरोध है ये हमेशा चालक तार की लंबाई के समानुपाती होती है, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, आप कहेंगे लंबाई के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। बताइए आपसे न बनेगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी कई बार हम लोगों ने रट लिया है इसको कि हम लोग की जो प्रजाति होमो सेपियंस थी उसके जेनेटिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज कहाँ मिल रहा है, तो आप कहते सर अफ्रीकी मूल में मिल रहा है, यानी कि हम लोग का जो ओरिजिन है वो किसको माना जाता है, तो सर अफ्रीका को माना जाता है। और क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। पूरे मनुष्य जाति का जो जेनेटिक्स है उसका पता कहाँ से लगाया जा सकता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब कुछ न कुछ साक्ष्य मिल रहा है अफ्रीका से, तब ना हम कह रहे हैं कि हम लोग का ओरिजिन अफ्रीका है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो आनुवांशिक गुण होगा उसका भी पता कहाँ से लगाया जाएगा। आप कहेंगे अफ्रीकी मूल से लगाया जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में अफ्रीकी मूल है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पल्स इसकी तरंग है। ऑप्शन दिया हुआ है कुछ समय, लगातार अवधि, तीसरा ऑप्शन है उच्च अवधि, चौथा ऑप्शन है स्पंदन और कंपन। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पल्स जो है वो समय का एक तरंग है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है? बताइए, इसको हमको सॉल्व करना होगा। आप कहेंगे गुरुजी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके सही आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है फेरस और चौथा ऑप्शन है कॉपर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा धातु है जो केवल वैद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो कोई ना कोई कंसेप्ट होगा। बिल्कुल है सर। और मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगा। अभिक्रियाशील श्रेणी, अभिक्रियाशील श्रेणी, अच्छा अभिक्रियाशील श्रेणी भी थोड़ा हेवी वर्ड हो गया ना, चला तो और याद रख लेंगे सर। सक्रियता श्रेणी, अब तो याद रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अभिक्रियाशील श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी के ऊपर के धातु के ऊपर में मौजूद धातु मोर रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिस वजह से इसका निष्कर्षण केवल वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, केवल वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में जो धातु रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जिस वजह से इसका निष्कर्षण केवल वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। पहला चीज़ तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है।
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हर एक तत्व का किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करने का अपना क्या होता है, क्षमता होता है। और जब हम लोग सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब तत्वों को उसके घटते हुए सक्रियता क्रम में, जब तत्वों को उसके घटते हुए सक्रियता क्रम में ऊपर से नीचे एक कॉलम बना करके लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी में जो आपका सबसे ऊपर तत्व आता है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। और जैसे जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे चलते चले जाते हैं तो तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता होती है, यानी कि किसी अन्य तत्व के साथ रिएक्ट करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, घटते चली जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अभिक्रियाशील श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के ऊपर में मौजूद ज़्यादा सक्रिय तत्व होते हैं, जिस वजह से इसका निष्कर्षण केवल और केवल वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे सर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। सोडियम धातु प्राप्त करते हैं किस विधि के द्वारा सर? वैद्युत अपघटन के द्वारा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है, तो गुरुजी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और आप फिर क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें द्रवित मैग्नीशियम क्लोराइड की, यानी कि MgCl2 की, तो द्रवित यानी कि लिक्विड MgCl2 से हम लोग को कौन सा धातु मिलता है? आप कहते हैं मैग्नीशियम धातु मिलता है। मैग्नीशियम भी आपका क्या है, तो गुरुजी मोर रिएक्टिव है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसके लिक्विड फॉर्म की यानी कि द्रवित फॉर्म की, तो लिक्विड एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम लोग को क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम भी हमारा क्या है, तो मोर रिएक्टिव है। और ये कहाँ मिलेगा हमको, तो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे मिलेगा, यानी कि ऊपर में ही मिल जाएगा। तो बात बहुत ही क्लियर कट है कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इस वजह से इस तत्वों का जो इसके अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। केवल और केवल वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें द्रवित सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु को प्राप्त करने की, तो वैद्युत अपघटन करेंगे। द्रवित MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने की, तो हम लोग क्या कहेंगे कि द्रवित MgCl2 का हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे। और उसी तरह अगर द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम लोग को एल्युमिनियम धातु प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, आप कहेंगे वैद्युत अपघटन करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है या निकाला जाता है, आप क्या कहेंगे, एल्युमिनियम। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। मेरे मित्र पूरे ऑप्शन मत पढ़िए, बस हमको ये बताइए कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। आप कहेंगे गुरुजी काइटिन से बनी होती है। आपने कई बार बताया है और हम लोगों को अच्छे से मालूम है। तो ज़रा सा आप बताओ कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे काइटिन होगा। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे अलग अलग ऑप्शन में और भी कुछ नाम दिए गए हैं। तो याद कीजिए ये सारा नाम मैंने आपको बताया है। आपके दूसरे ऑप्शन में है लिग्निन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ज़रा सा ये बताओ कि जो दृढ़ उत्तक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तब आप क्या कहते हैं, गुरुजी लिग्निन की बनी होती है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में पेक्टिन दिया हुआ है। तो याद कीजिए कॉलेनकाइमा के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। तो स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, आप कहते हैं कि गुरुजी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। आप कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में सेलुलोज दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना ही होता है। साथ ही साथ प्लांट में जो मृदु उत्तक होते हैं जिसको हम लोग पेरेनकाइमा कहते हैं, उसकी कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे सेलुलोज से बनी होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही रसगुल्ला टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी हाफ mv² लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हाफ तो हाफे रहेगा
अब मास कितना है 10, अब वेग कितना है तो गुरुजी 6 मीटर पर सेकेंड, तो 2 बार गुना कर दीजिए। 2 5 कितना होगा 10, 6 5 30, 30 6 180 जूल। देख लीजिए सर 180 जूल आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो लीजिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल, और आपसे पूछा जा रहा है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। मेरे मित्र आप नहीं बनाएंगे ये चीज़, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी अम्ल होते हैं वे सभी के सभी H+ आयन प्रदान करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वे सभी के सभी क्या करते हैं H+ आयन प्रदान करते हैं, और जितने भी बेसिक सब्सटेंस होते हैं वे सब के सब जल में घुलने पर क्या देते हैं OH- आयन देते हैं। यानी कि एसिडिक सब्सटेंस जल में घुलेगा H+ आयन देगा, और जो आपका बेसिक सब्सटेंस होगा जब वो जल में घुलेगा तो वो OH- आयन देगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, आप क्या कहेंगे हाइड्रोजन, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है। मेरे मित्र इस टाइप का क्वेश्चन आपके शुरुआती शिफ्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए थे, और मेरे ख्याल से अब आप सभी इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रूबरू हो गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप सवाल। आपसे कहा जा रहा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन डैश होगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धरती पे के सतह पर आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 100 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 360 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है 1 न्यूटन। क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पे भार होता है, किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पे भार होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं कि पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का क्या होता है 1/6 होता है। क्या है, आप कहते हैं कि गुरुजी किसी भी वस्तु का जो वेट होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, और जी जो है वो चंद्रमा पर कितना होता है, तो आप कहते हैं कि जी चंद्रमा पर जो है वो पृथ्वी के जी का क्या होता है, तो आप कहते हैं कि 6ठा भाग होता है, यानी कि 1/6 होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा पे भार जो होता है किसी भी वस्तु का वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 का 1/6 कितना होगा, आप कहेंगे 10 न्यूटन। तो आप देख लीजिए कि 10 न्यूटन आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे पहले ऑप्शन में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पीयर है, बल्ब कितने पावर का है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट, अब विद्युत धारा दिया हुआ है 0.50 एम्पीयर, हमसे पूछा जा रहा है कि P क्या होगा, जबकि हम लोगों को मालूम है कि P फॉर्मूला होता है VI, विभवांतर है 220, अब विद्युत धारा कितना है 0.5, यहाँ पे 0 है, तो सर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 को 0 आ जाएगा, ये जो है एक साथ कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, और ये जो 0 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 वाट। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा कि आपके हर एक ऑप्शन में 110 ही लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट क्या है अलग अलग है। तो पावर का यूनिट क्या होता है, तो आप कहते हैं सर वाट होता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी
अगर हमसे पूछा जाएगा कि वाटर का बीपी बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो आप क्या कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आप कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिमांक बिंदु, वो डिग्री सेल्सियस में कितना है, आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, तो आप कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा कि बीपी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं क्वथनांक। और इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा टेम्परेचर जिस पे पानी उबलना शुरू कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, तो गुरुजी उबलना शुरू कर देता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है एपिथेलियल, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशी और चौथा ऑप्शन है संयोजी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन से उत्तक के प्रकार ऐसे हैं जो ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो हम सभी कहते हैं कि जो एनिमल टिश्यू होता है ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। तीसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग मांसपेशीय उत्तक या पेशीय उत्तक कहते हैं। और चौथा होता है आपका नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका कवरिंग एपिथेलियल, एक क्या होता है? कवरिंग एपिथेलियल, यानी कि वैसा उपकला उत्तक जो आपके शरीरों को ढकने का कार्य करता है, उस प्रकार के उपकला उत्तक को हम लोग कवरिंग एपिथेलियल उत्तक कहते हैं, यानी कि आवरण उपकला उत्तक कहते हैं। और दूसरा होता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल। और ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रंथिल उपकला उत्तक कहते हैं। और जो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल उत्तक होता है ये क्या करता है? तो ग्रंथि निर्माण में भाग लेता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार होता है वो क्या करता है? ग्रंथियां बनाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर एपिथेलियल जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक बिस्मथ, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन हीलियम, चौथा ऑप्शन है आर्गन क्रिप्टन। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसमें ऐसे 2 तत्व हैं जिसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ जो है वो हमको समान वर्ग के तत्वों में देखने को मिलेगा। समान वर्ग के जो तत्व होंगे उसके बाहरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका कौन से ऑप्शन में जो तत्व मौजूद हैं वो समान वर्ग में है। ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में आपका क्या है? तो पहले ऑप्शन में है आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो वर्ग 16 में मिलेगा। अब फ्लोरीन कहाँ पे मिलेगा? वर्ग 17 में। तो बताइए दोनों समान वर्ग का तत्व है? आप कहेंगे नहीं, आंसर भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका आर्सेनिक और बिस्मथ। आर्सेनिक और बिस्मथ दोनों जो है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? वर्ग 15 में मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि आर्सेनिक और बिस्मथ दोनों ही वर्ग 15 में मिलेगा,
इसीलिए इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जा रही है। हाइड्रोजन आपका वर्ग 1 का तत्व है, जबकि हीलियम आपका वर्ग 2 का तत्व है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं होगा। और आपका चौथा ऑप्शन है आर्गन और दूसरा है पोटेशियम। क्या कहेंगे, आर्गन वर्ग 18 का तत्व है, जबकि पोटेशियम जो है वो वर्ग 1 का तत्व है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व मौजूद होते हैं उन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। और साथ ही साथ आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व मौजूद होते हैं उन सभी के बाह्य ऑर्बिटल में यानी कि बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि रोड और कोन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है दिल, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, तीसरा ऑप्शन है आँख, चौथा ऑप्शन है नाक। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो रोड सेल है और साथ ही साथ जो कोन सेल है ये दोनों ही हमारे आँख के रेटिना में पाया जाता है, जहाँ पे रॉड जो है वो कम लाइट में वस्तु को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हमारा कोन है वो ज़्यादा लाइट में वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, तो संवेदनशील बनाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी आँख में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रॉड और कोन क्या है, ये आपका एक प्रकाशग्राही सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल है, जो कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। जिसमें रोड क्या करता है, तो सर ये कम प्रकाश में देखने के लिए संवेदनशील बनाता है और जो कोन है ये क्या करता है, तो ज़्यादा प्रकाश में देखने के लिए संवेदनशील बनाता है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।